नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी पद्य साहित्य की शुरुआत आदिकाल से मानी जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम मुख्यतः रीतिकाल और आधुनिक काल के पद्य साहित्य को पढ़ेंगे। आदिकाल से रीतिकाल तक की यात्रा से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, इसलिए अब हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि रीतिकाल में पद्य साहित्य की क्या विशेषताएं थीं और आधुनिक काल में आकर हिंदी कविता किस तरह बदल गई। इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी पद्य के विषय, भाषा और भाव प्रवृत्तियों को सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बारे में बात करेंगे। हिंदी साहित्य में रीतिकाल का समय सन 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है, जिसे संवत 1700 से 1900 के बीच का काल भी कहा जाता है। प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को उत्तर मध्य काल भी कहा है। रीति शब्द का अर्थ होता है पद्धति, प्रणाली या मार्ग। इस काल में कवियों ने एक निश्चित पद्धति के अनुसार काव्य की रचना की, इसलिए इस समय के काव्य को रीतिबद्ध काव्य कहा जाता है। रीतिकालीन कवि काव्य में रस, छंद, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद जैसे काव्यांगों पर विशेष ध्यान देते थे। पहले इनके लक्षण बताए जाते थे और फिर उन्हीं नियमों के अनुसार कविता रची जाती थी। इस काल में श्रृंगार रस पर आधारित ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक का समय हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ रीति शब्द का अर्थ है काव्य रचना की पद्धति या मार्ग। इस काल में संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्यांगों के लक्षण बताने वाले ग्रंथों की रचना की गई। यह काल भारतीय इतिहास में सुख और वैभव का समय माना जाता है। उस समय राज दरबारों में कवियों को विशेष सम्मान प्राप्त था, इसलिए रीतिकालीन कविता पर दरबारी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि इस काल में कुछ ऐसे कवि भी थे जो स्वच्छंद रूप से रचना कर रहे थे। उनके काव्य में न तो लक्षण ग्रंथों की बाध्यता थी और न ही दरबारी प्रभाव। रीतिकाल की इन्हीं विशेषताओं के कारण अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। अब आगे हम काव्य की प्रवृत्ति और रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की 3 प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे। इस स्लाइड में हमने रीतिकाल की तीनों काव्य धाराओं रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त के नाम देखे। अगली स्लाइड में हम इन तीनों धाराओं के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। पहला रीतिबद्ध काव्यधारा। इस धारा के कवियों ने काव्यशास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीतिग्रंथों या काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का प्रणयन किया। इन कवियों का मुख्य उद्देश्य काव्यशास्त्र के नियमों के लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत करना था। इनमें रस, अलंकार, छंद आदि के विवेचन से जुड़े ग्रंथों की रचना हुई है। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों में केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, देव, भिखारीदास, ग्वाल आदि हैं। इसमें केशवदास की कविप्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, मतिराम का रसराज, ललितल्लाम, मतिराम सत्सई, देव का भावविलास, भवानी विलास, अष्टयाम, भिखारीदास का काव्य निर्णय, रस सारांश आदि प्रमुख हैं। दूसरा, अब हम रीतिमुक्त काव्यधारा के बारे में जानते हैं। इस धारा के कवियों ने काव्यशास्त्रीय नियमों और परंपराओं में बंधकर रचना नहीं की, बल्कि स्वच्छंद रूप से काव्य सृजन किया। इनके काव्य में भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। रीतिमुक्त काव्यधारा में प्रेम का विषय कभी सांसारिक प्रेम तो कभी ईश्वर प्रेम रहा है। इस धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। घनानंद की रचनाओं में विशेष रूप से मार्मिकता, भावात्मकता और स्वच्छंदता के गुण दिखाई देते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, बिरहलीला, कोकसार और रसकेलीवल्ली। इसके अलावा बोधा की विरहवारिश और इश्कनामा,
तथा ठाकुर की ठाकुरठसक इस धारा की प्रमुख रचनाएं हैं। तीसरा, रीतिसिद्ध काव्यधारा। अब हम रीतिसिद्ध काव्यधारा के बारे में जानते हैं। इस धारा के कवियों ने काव्यशास्त्र के नियमों के आधार पर कविता रची, लेकिन रीति ग्रंथों की रचना नहीं की। यानी उन्होंने सीधे सुंदर और प्रभावशाली काव्य की रचना की, जिसमें अलंकार, रस आदि प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताए गए, लेकिन सभी काव्य लक्षण स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। इस धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल और उनकी लोकप्रिय रचना है बिहारी स्तसई। रीतिकाल में केवल श्रृंगार रस ही नहीं, बल्कि भक्ति, नीति और वीरता से संबंधित रचनाएं भी हुईं। जैसे वृंद, गिरिधर, दीनदयाल गिरि ने नीतिपरक और भक्तिपरक काव्य लिखा। भूषण, लाल कवि, सूदन ने वीर रस के काव्य की रचना की और सेनापति ने प्रकृति चित्रण पर आधारित कविता लिखी। अब हम रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रामचंद्रिका और कविप्रिया। देव भी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास और रसविलास। रीतिकाल में वीर रस के प्रमुख कवि भूषण हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। मतिराम रीतिकाल के प्रमुख श्रृंगार रस के कवि हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसराज, ललितल्लाम और मतिराम सतसई। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध सतसईकार कवि हैं। उनकी प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। इसके अतिरिक्त पद्माकर भी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्माभरण, जगद्विनोद और गंगालहरी। अब हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां समझेंगे। रीतिकालीन काव्य तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की देन है। इसे निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में देखा जा सकता है। काव्यांग विवेचन। रीतिकाल की अधिकांश रचनाओं में काव्यांगों का विवेचन किया गया है। ये काव्य के विशेष अंग हैं रस, अलंकार, छंद, गुण, नायिका भेद और शब्द शक्ति। अलंकार पर आधारित ग्रंथ। इस प्रकार के ग्रंथों में अलंकारिकता की प्रधानता होती है। इन ग्रंथों के कवियों में प्रमुख हैं आचार्य केशवदास, भूषण और राजा जसवंत सिंह। जदपि सुजात सुलक्षणी, सुबर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु नव्यराजय, कविता बनिता मित्त। तीन रस पर आधारित ग्रंथ। रस पर आधारित ग्रंथों में श्रृंगार वर्णनों की प्रधानता है। रसवादी कवियों ने नायक नायिकाओं की विभिन्न मनोदशाओं पर आधारित रचनाओं के द्वारा श्रृंगार का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। मतिराम, देव और पद्माकर प्रमुख रसवादी कवि हैं। चार श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता से स्थान दिया तथा श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों पर लिखा। 5 ब्रजभाषा की प्रधानता। भक्तिकाल में जहाँ पर अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में प्रचुर मात्रा में कवियों ने लिखा, वहीं रीतिकाल में ब्रजभाषा ने साहित्यिक क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त की। प्रायः सभी कवियों की रचनाओं में ब्रजभाषा का सौंदर्य विद्यमान है। 6 प्रकृति चित्रण का अभाव। रीतिकाल में प्रायः प्रकृति का स्वतंत्र रूप में चित्रण नहीं मिलता है। अधिकांशतः प्रकृति चित्रण उद्दीपक के रूप में किया गया है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से इस काल के प्रमुख कवि सेनापति हैं। रीतिकाल का पद्य साहित्य के विकास में योगदान। रीतिकालीन कवियों ने ब्रजभाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर साहित्य के विकास में एक बड़ा योगदान दिया। इसका व्यापक परिणाम यह हुआ कि ब्रजभाषा अर्थ गौरव, चमत्कारिकता, लाक्षणिकता तथा सूक्ष्म भावाभिव्यंजना की दृष्टि से एक समर्थ भाषा बन गई तथा दोहा, सवैया और कवित, मुक्तक काव्य रचना के लिए सिद्ध छंद बन गए। अब हम हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक काल में विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सन 1843 सम 1900 से माना है। इस काल को पुनर्जागरण काल, गद्य काल आदि नामों से भी जाना जाता है। आधुनिक काल को कालक्रम एवं काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर प्रमुख रूप से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता आदि युगों में बांटा गया है।
भारतेंदु युग नवजागरण काल हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग सन 1868 से 1900 तक माना जाता है। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जन्मदाता माना गया है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, अंबिकादत्त व्यास और ठाकुर जगन मोहन सिंह इस युग के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने देश प्रेम पर आधारित रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का विकास किया। यह युग सामाजिक चेतना का युग था। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों एवं सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करने के उद्देश्य से काव्य का सृजन किया। भाषा के रूप में इस युग में ब्रज भाषा की प्रधानता रही, किंतु धीरे धीरे काव्य भाषा खड़ी बोली की ओर उन्मुख होने लगी। भारतेंदु युग की विशेषताएं: 1. राष्ट्रीयता की भावना का विकास। 2. सामाजिक चेतना का विकास। 3. हास्य व्यंग्यात्मक शैली में रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों पर प्रहार। 4. अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। 5. भारतीय संस्कृति का गौरवगान। 6. छंद विधान की नवीनता। दोहा, सवैया, कवित जैसे परंपरागत छंदों के साथ उन्होंने अन्य लोकप्रिय छंदों कजरी, ठुमरी, लावनी, चैती, कहरवा आदि को भी रचनाओं का माध्यम बनाया। 7. गद्य एवं उनकी विधाओं का विकास। 8. प्राकृतिक वर्णन। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1918 तक माना जाता है। प्रसिद्ध विचारक, पथ प्रदर्शक और साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। खड़ी बोली को समृद्ध एवं गतिशील बनाने में द्विवेदी युग का प्रमुख योगदान है। द्विवेदी युग के कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, लोचन प्रसाद पांडेय, रामनरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि प्रमुख हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध रचित प्रिय प्रवास साहित्य में इस युग की अनुपम देन है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं: 1. राष्ट्रीयता की भावना का विकास। 2. मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास। 3. खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। 4. श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार। 5. प्रकृति चित्रण। छायावाद द्विवेदी युग के बाद की कविता छायावाद के नाम से जानी जाती है। छायावाद का समय सन 1918 से सन 1936 तक माना गया है। इस युग के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रा नंदन पंत प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद रचित विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला रचित राम की शक्ति पूजा इस युग की अनुपम देन है। सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की कुछ कविताओं में प्रतिशीलता के स्वर भी हैं, जो कि आगे की कविता यानी प्रतिवादी कविता के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां: 1. आत्मपर्क रचनाएं, वैयक्तिक अनुभूति की प्रबलता। 2. प्रकृति का मानवीकरण। 3. रहस्यवाद की भावना। 4. नारी सौंदर्य एवं प्रेम के अनूठे चित्रण। 5. राष्ट्रीय व सांस्कृतिक जागरण। 6. स्वच्छंदतावाद की प्रधानता। 7. चित्रमय कल्पना की प्रधानता। 8. दार्शनिक तत्वों का निरूपण। प्रतिवाद। प्रतिवाद हिंदी साहित्य में प्रतिवाद का समय सन 1936 से 1943 तक माना जाता है। द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता, वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता, आदर्श और नैतिकता का छायावादी काव्य में विरोध हुआ था, किंतु छायावादी काव्य में सूक्ष्म और वायवीय कल्पनाओं का इतना अतिरेक हुआ कि जीवन की कठोर वास्तविकताओं से उसका कोई संबंध न रहा। परिणामस्वरूप प्रतिवादी काव्य ने छायावादी काव्य की सूक्ष्मता और अतिकाल्पनिकता का विरोध कर स्थूल जगत की वास्तविकता को प्रमुखता दी।
प्रगतिवादी कवियों ने दैनिक जनजीवन की समस्याओं, रोटी, कपड़ा और मकान तथा मजदूर किसानों की दयनीय दशा को कविता का प्रमुख विषय बनाया। इन कवियों ने सीधी सादी भाषा में पूंजीवाद के विरुद्ध आवाज उठाई। प्रतिवादी कवियों में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह, सुमन और रामधारी सिन्हा, दिनकर आदि प्रमुख हैं। प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। 1. प्रगतिवादी कवियों ने कविता में छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना। 2. शोषक वर्ग के प्रति उपेक्षा एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति। 3. विद्रोह एवं क्रांति की भावना। 4. समाज के यथार्थवादी रूप का चित्रण। 5. नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। 6. भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। 7. समाज में परंपरागत रूप से चली आ रही रूढ़ियों व अतार्किक मान्यताओं का विरोध। प्रयोगवाद। प्रयोगवाद नई कविता का युग। प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ सन 1943 से माना गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तथा सन 1943 में प्रकाशित तार सप्तक नामक संकलन को प्रयोगवाद के आरंभ का श्रेय दिया जाता है। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष को महत्व देते हुए नए प्रतीकों, बिंबों व उपमानों का प्रयोग कर काव्य को नई दिशा प्रदान की। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। इन कवियों को अज्ञेय ने राहों के अन्वेषी कहा है। ये 7 कवि हैं अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर एवं रामविलास शर्मा। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सन 1951 में दूसरा सप्तक, सन 1959 में तीसरा सप्तक तथा सन 1979 में चौथा सप्तक भी प्रकाशित हुआ। प्रयोगवाद की प्रमुख रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, सुनहरे शैवाल, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, अज्ञेय, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, गिरिजा कुमार माथुर, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, धर्मवीर भारती मुख्य हैं। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। 1. अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। 2. गहन बौद्धिकता, बुद्धिवाद की प्रधानता। 3. नवीन उपमानों का प्रयोग। 4. रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। 5. मुक्त छंदों का प्रयोग। 6. प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। 7. व्यंग्य तथा कटुक्तियों का प्रयोग। 8. घोर वैयक्तिकता। नई कविता का युग। नई कविता का युग हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद को नई कविता का युग कहा गया है। नई कविता में काव्य के परंपरागत स्वरूप से आगे बढ़कर नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। प्रयोगवादी काव्यधारा के बाद आई नई कविता एक तरह से प्रयोगवादी कविता का ही विकसित रूप है। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रदान की। नई कविता के प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, जगदीश गुप्त तथा शमशेर बहादुर सिंह हैं। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। 1. प्रतीकों का अत्यंत सांकेतिक वर्णन। 2. लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। 3. प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। 4. मानवीय अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। 5. मानव मन में व्याप्त कुंठाओं, जीवन के संतरास एवं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक चित्रण। 6. नूतन बिंबों की खोज। 7. बौद्धिकता। 8. अति यथार्थवाद।